तो आज हम देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे कि किस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्री का क्या मान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। चलिए अपना वीडियो। सबसे पहले हम क्या ले लिए, एक ट्राइंगल ले लेते हैं। और इस ट्राइंगल में हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो मेंशन कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एंगल थीटा है। कितना है ये एंगल हमारा? कितना है? थीटा। अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो थीटा एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। और थीटा से जो जुड़ी हुई साइड होती है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस यानी आधार। और जो सबसे हमारी बड़ी साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है। अब मान लीजिए हमारा कोई भी ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल पे हमारे पास कभी थीटा एंगल कम होगा, कभी थीटा एंगल क्या होगा? ज़्यादा होगा। हो सकता है कभी थीटा एंगल बने ही ना, हो सकता है कभी थीटा एंगल 30 डिग्री बने, थीटा एंगल 15 डिग्री बने, या फिर 45 या 60 या 90 कुछ भी एंगल बन सकते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास इसमें कुछ मान जो हैं वो हमारे फिक्स होते हैं। मान तो लगभग सभी फिक्स हैं इसमें हमें अपने लेवल में इसको कितना याद रखना है। तो हम लोग यहाँ पर थीटा एंगल के लिए कुछ मान है जिनको हम क्या करते हैं, पहले निर्धारित कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं साइन। क्या लेते हैं? साइन। और इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं? कॉस। कॉस के बाद हम लोग क्या लेते हैं? टेन। फिर क्या लेते हैं? कॉट। और इसके बाद सेक। और इसके बाद क्या लेते हैं? कॉसेक। ठीक है। और ऊपर हम लोग थीटा एंगल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? थीटा। अब थीटा हमारे पास कितना हो सकता है? थीटा एक बार हम लोग ले लेते हैं 0 डिग्री के लिए, एक बार 30 डिग्री के लिए, एक बार 45 डिग्री के लिए, एक बार 60 डिग्री के लिए, और एक बार किसके लिए लेंगे? 90 डिग्री के लिए। ठीक है। तो एक बार हमने थीटा कितना लिया है? 0। एक बार हमने कितना लिया है? 30। फिर हमने कितना लिया है? 45। फिर कितना लिया है? 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर लिखा है साइन 0 डिग्री। क्या लिखा हुआ है? साइन 0। अगर हमारे पास साइन 0 है तो यानी थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। यानी कि ये जो हमारा एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये जो एंगल हमारा क्या है? बन रहा है, ये असल में बना ही नहीं है। यही इसका बेस है और यहीं पे ये क्या है? फिक्स है, ये वाली साइड। तो यहाँ पर एंगल हमारा कुछ भी बन नहीं रहा है। तो हमारे एंगल कितना है? 0 डिग्री। जब 0 डिग्री है तो क्या अगर एंगल ये एकदम यहाँ सटा हुआ तो क्या परपेंडिकुलर बनेगा? परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, जिस वजह से यहाँ पर P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। यानी जब परपेंडिकुलर की वैल्यू ही नहीं होगी तो वो वैल्यू बनेगा क्या? तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 0, जिस वजह से ये पूरा हिस्सा क्या हो जाता है? 0। क्या हो जाता है? 0। इसी तरीके से कुछ मान जो आगे बढ़ते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। कितनी होती है? हाफ। और साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2। और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। कितनी हो जाती है? 1। अब हम कॉस लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉस। अब कॉस में अगर हम 0 डिग्री ले रहे हैं तो कॉस में 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, क्या हो जाएगी? 1। फिर कॉस 30 डिग्री लेंगे। कॉस 30 डिग्री में वैल्यू क्या होती है? √3/2।
cos 45 में वैल्यू होती है 1/√2 और cos 60 में वैल्यू होती है 1/2 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो साइन का फंक्शन इंक्रीमेंट कर रहा है उसी जगह कॉस का फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है। यानी कि यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है जबकि यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो जो साइन की वैल्यू बढ़ती क्रम में है उसी में कॉस की वैल्यू क्या है, उतने ही एंगल पे घटते क्रम में। अब हम लोग आगे देखते हैं टेन। टेन क्या होता है, टेन होता है साइन अपॉन में कॉस। क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस। अगर हम टेन थीटा लेंगे तो ये साइन थीटा अपॉन में क्या है, कॉस थीटा। यानी कि अगर हमने लिया टेन जीरो, क्या लिया, टेन 0 डिग्री, तो टेन 0 डिग्री पर सबसे पहले क्या आएगा, साइन 0 डिग्री अपॉन में क्या आएगा, कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 अपॉन में कॉस 0, यानी कि ये क्या है, 0 अपॉन में 1 और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टेन 0 के लिए वैल्यू निकालते हैं, ये वैल्यू क्या आ गई, 0। फिर यहाँ पर इसको इसमें डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3। यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करेंगे, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1। यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √3/1, पर हम क्या लिखते हैं, √3। और यहाँ पर जब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 की डिविजिबिलिटी कैलकुलेटेबल नहीं है, जिस वजह से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। आगे देखते हैं। अब जो फंक्शन टेन के लिए बढ़ रहा है उसी फंक्शन को हम कॉट के लिए क्या लेते हैं, डिक्रीमेंट में लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी इनफाइनाइट, फिर √3, ये क्या रहेगी, 1, ये क्या हो जाएगी, 1/√3 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब जो सिक है, क्या है, सिक होता है 1/cos। सिक क्या होता है, सिक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। क्या होता है, 1/cos थीटा। यानी कि जो भी वैल्यू हम सेक के लिए 0 डिग्री पे लेंगे तो 1/cos 0 डिग्री। अगर हमने यहाँ लिया सेक 0 डिग्री तो ये क्या हो गया, 1/cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1। कितनी है, 1। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/1, यानी कि ये ओवरऑल वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो इस वैल्यू का हम क्या लिखते हैं, 1। आगे 1/√3/2, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और √3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। फिर 1/1/√2, √2 कहाँ पहुँच जाएगा, सबसे ऊपर। सेम एज इट इज यहाँ पर भी होगा, वैल्यू 2, और 1/, में जब 0 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। आगे देखिए कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, 1/sin। कॉसेक क्या होता है, 1/sin थीटा। तो यहाँ पर अगर हम 0 डिग्री ले रहे हैं, जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0, तो ये हो गया 1/0। 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो कॉसेक थीटा में क्या आ गया, इनफाइनाइट, कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू। फिर 1/2 क्या आ गया, 2। फिर 1/1/√2, तो √2 कहाँ चला गया, ऊपर। इसके बाद 1/√3/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और √3 कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये हो गया 2/√3, और 1/1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक के लिए हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री क्या निकालेंगे, वैल्यू। और इसी तरह हम आगे भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये टेबल उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ आ गई होगी, इसलिए आप इसे एक बार और देखिएगा और इसको आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो जो सर्व समीकरण यानी कि कुछ फॉर्मूलेज होते हैं उनसे हम लोग शुरू करेंगे। फिलहाल ये वीडियो हमारा यहीं तक के लिए, और आप लोग टेबल को पढ़ लें।